फ्रेंड्स, तो अब हम चालू करते हैं हमारा सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके पार्ट 1 में हम एटम के बारे में जानेंगे और एटम से बनने वाले स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रिपेयर करना ये एक तरह का फिजिक्स और मैथमेटिक है। मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर इस फील्ड में जो आते हैं वो पढ़ाई कम किए हुए लोग ज़्यादा होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इतने साल में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसमें मैंने यही देखा है कि ज़्यादातर लड़के ऐसे आते हैं कि जो पढ़ाई में वीक थे और कुछ नहीं तो मोबाइल रिपेयरिंग सीख लिया, ऐसा करके मोबाइल के फील्ड में आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आगे पढ़ाई नहीं कर सकते या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे ही होती है कि जिनकी वजह से उनको कोई बिजनेस करना होता है, तो ऐसे लड़के भी आते हैं जो काफ़ी मेहनत करके काफ़ी कुछ सीख के एक अच्छा खासा नाम भी बनाते हैं अपना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको प्रॉपरली रिपेयरिंग करना है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को समझना है। देखिए, एक चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ को अगर आपको रिपेयर करना है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो चीज़ काम कैसे करती है। अगर वो चीज़ का काम आप समझ लोगे तो उसका रिपेयरिंग आपको खुद ब खुद आ जाएगा। तो पर्टिकुलर ये जानना ज़रूरी है कि वो चीज़ वर्क कैसे करती है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मैं एक साइकिल चला रहा हूँ, उसके पैडल लगा रहा हूँ, लेकिन उसका व्हील नहीं घूम रहा है, साइकिल आगे नहीं बढ़ रही है, तो अगर आपके पास साइकिल का नॉलेज होगा तो आप बोलोगे कि भाई शायद आपका चैन उतर गया है। तो ये आपका नॉलेज है कि आपने साइकिल चलाई है, आपको पता है कि अगर साइकिल के पैडल लगा रहे हैं लेकिन पहिया नहीं घूम रहा है तो डेफिनेटली चेन का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपके पास इससे भी थोड़ा ज़्यादा अगर साइकिल का नॉलेज है तो आप ये बता दोगे कि उसका अगर फ्लाई व्हील में प्रॉब्लम होगा तभी ऐसा होगा। लेकिन आपकी चेन लगी हुई है लेकिन फ्लाई व्हील घूम रहा है, साथ में पहिया नहीं घूम रहा है, तो ये हो गई नॉलेज की बात। मेरा कहने का मतलब इतना है कि जितना डीपली आपका नॉलेज होगा उतना ज़्यादा बढ़िया सॉल्यूशन आप लेके आ सकते हो। तो अगर ज़्यादा नॉलेज आपको लेना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से समझना होगा। मानता हूँ कि ये 11th-12th का फिज़िक्स और मैथमेटिक है, तो इतना कुछ हार्ड भी नहीं है कि उसको हम अच्छे से ना समझ सके। लेकिन अगर मैंने कोशिश ऐसी की है कि मैंने आपको इंजीनियरिंग लेवल की इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको एकदम देसी लैंग्वेज में सिखाई है, या कोशिश की है मैंने। मेरे आप सारे वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने बहुत से सिंपल करके उसको आपको प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है ताकि आप उसको बढ़िया से समझ सको, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक अगर आप नहीं सीखोगे तो आप कभी सर्किट को अच्छे से रिपेयर नहीं कर पाओगे। सिर्फ तुक्काबाजी से रिपेयरिंग नहीं होता है, जैसे आपने इधर किसी का सॉल्यूशन देख लिया, नेट पे सर्च कर लिया, गूगल पे आपने यूट्यूब पे सर्च कर लिया और वही हिसाब से आपने काम कर दिया। काम कभी कभी हो भी जाता है लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये हुआ क्यों। तो अगर ये आपको जानना है तो आपको उसका बेसिक फंडा जानना होगा कि ये काम किस तरह से करता था और दिक्कत इसमें क्या आई जिसकी वजह से ये चीज़ बंद हो गई। तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1, जिसके अंदर हम देखेंगे एटम और एटम से बनने वाले स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर 1 में एटम। तो एटम क्या है और एटम क्या क्या यूज़ होता है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती है विजिबल, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे आप कुर्सी, टेबल, अलमारी, कुछ भी ले लो, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है वो सारी की सारी चीज़ें बनी होती है एटम के समूहों से, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर से। एटम क्या होता है? तो एटम जिसे हम बोलते हैं अणु, अगर हम शुद्ध लैंग्वेज में अगर उसको बोले तो एटम का मतलब होता है अणु। तो सारी चीज़ें एटम से बनी हुई है, लेकिन एटम किससे बना हुआ है? तो एटम बना हुआ है 3 चीज़ों से, जिसमें के सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यानी कि दोनों समूह में है, तो ऐसे समूहों को बोला जाता है न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इर्द गिर्द आपको एक इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ दिखाई देगा। इसकी वजह यह है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा आकर्षण और अपाकर्षण की क्रिया बनती है। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जबकि इलेक्ट्रॉन है वो
नेगेटिवली चार्ज है, जो प्रोटॉन की तरफ आकर्षित होता है और अपनी एक निर्धारित दिशा के अंदर यानी कि एक फिक्स पाथ में वो घूमता रहता है। तो ये अट्रैक्शन का लॉ क्या है, इसे हम थोड़ा आसान समझते हैं। तो हम लोगों ने 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ा था कि दो मैग्नेटों को अगर हम सामने रखते हैं, तो अगर उसके नॉर्थ पोल के सामने हमने साउथ पोल रखा है तो मैग्नेट एक दूसरे को आकर्षित करेंगे यानी कि अट्रैक्ट करेंगे, और अगर उसके नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ या साउथ के सामने साउथ हम रखेंगे तो वो एक दूसरे को अपाकर्षित करेंगे यानी कि रिपल्शन करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने अट्रैक्शन और रिपल्शन का लॉ जो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मैग्नेट लिए हुए हैं जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैंने बनाए हैं। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ के सामने नॉर्थ यानी कि हम समझते हैं थोड़ी देर के लिए कि पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव है, और साउथ के सामने साउथ यानी कि नेगेटिव के सामने हमने नेगेटिव रखा है। तो ये एक दूसरे को अपाकर्षित करेंगे यानी कि रिपल्शन करेंगे, यानी एक दूसरे को अपनी ओर से धकेलेंगे वापिस। और अगर हम नॉर्थ के सामने साउथ रखते हैं तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये एक अट्रैक्शन का लॉ है जिसको हम एनिमेटेड तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ पे दो मैग्नेट है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन एक मैग्नेट है वो करीब आ रहा है। तो यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्यूशन का लॉ कुछ इस तरह से काम करता है। अब हम देखते हैं कि एटम से हम क्या क्या बना सकते हैं, एटम का स्ट्रक्चर का हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक मैंने और एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो अलग जा रहे हैं, मतलब उनमें रिपल्शन हो रहा है, और जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मैंने साथ में लिया है ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से काम करता है एक अट्रैक्शन और रिपल्शन का लॉ। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है यानी जिसे हम बोलते हैं सूर्यमंडल, तो सूर्यमंडल के अंदर सूर्य के आसपास बहुत सारे ग्रह यानी कि प्लैनेट घूमते रहते हैं। तो ये सारे के सारे प्लैनेट इसलिए घूमते रहते हैं क्योंकि सूर्य की जो ग्रेविटी है उससे ये आकर्षित होते हैं और अपनी निर्धारित सीमा के अंदर ये घूमते रहते हैं। तो इसी तरह से कुछ हमारा एटम काम करता है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो इसी ग्रेविटी के फोर्स के हिसाब से यानी कि इसकी वजह से ये घूमते रहते हैं, और वो अंदर के रहे पॉजिटिव कण यानी कि प्रोटॉन से आकर्षित होके वो निर्धारित सीमा छोड़ के बाहर भी नहीं जाते, वही फिक्स दिशा के अंदर वो घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो नज़दीक की रिंगों में घूम रहे हैं, यानी कि शुरू के 3-4 रिंग के अंदर है। तो यहाँ पे आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है, ये एरिया जो है इसमें आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको जाता है, इसको बोला जाता है बॉन्डिंग रिंग, और लास्ट की जो 1-2 लाइनें हैं उसको बोला जाता है बैलेंस रिंग। तो हमारे एटम के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं कि जो बैलेंसिंग रिंग के अंदर घूम रहे होते हैं, जिन्हें हम उससे ज़्यादा फोर्स वाली चीज़ें से अट्रैक्ट करा के उसको हम चलित यानी कि उसको हम वहन करा सकते हैं, यानी कि उसका हम फ्लो करा सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि हम एटम के समूहों से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, या हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो एटम से किस तरह बनी होती है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि एटम के कितने प्रकार होते हैं। तो एटम के यहाँ पे हमारे पास 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है वाहक, यानी कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ऐसी चीज़ों को बोला जाता है कंडक्टर। दूसरी एक चीज़ होती है जिसे बोला जाता है इंसुलेटर, यानी कि बैड कंडक्टर, यानी कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो पास नहीं हो सकता, यानी कि जिसमें से विद्युत प्रवाह पास नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ों को बोला जाता है इंसुलेटर यानी कि बैड कंडक्टर। तीसरी एक चीज़ होती है जिसे बोला जाता है सेमी कंडक्टर यानी कि हाफ कंडक्टर, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसमें से करंट का बहाव होता तो है लेकिन पूरी तरह नहीं होता है। तो ऐसी ही चीज़ों से बनते हैं हमारे मोबाइल के पार्ट्स, यानी कि रजिस्टर, कैपेसिटर वगैरह जो पार्ट्स बनते हैं, ये सेमी कंडक्टरों को मिलाकर बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो एक कंडक्टर पदार्थ का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, तो जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के समूह के आसपास 3 इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहे होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है कंडक्टर। यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आसपास 3 इलेक्ट्रॉन है जिसके अंदर हम और इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, या इस इलेक्ट्रॉन को भी हम आगे एक एटम से दूसरे एटम में उसको बहा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऐसी सब चीज़ें जो मेटल होती है ज़्यादातर,
वो सारी की सारी कंडक्टर पदार्थ होती है। जैसे हमारे घर के अंदर हम वायरिंग करते हैं तो जो वायर हम लगाते हैं उसके अंदर कॉपर या एल्यूमिनियम का तार होता है, यानी कि वायर होता है, जो जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं और हमारे घर के सारे इक्विपमेंट उसी के हिसाब से चलते हैं। तो एक कंडक्टर पदार्थ ऐसा होता है कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सके, ऐसी सारी चीज़ों को कंडक्टर बोला जाता है। दूसरी चीज़ है जिसे हम देखते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आसपास 7 या 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ऐसे सभी पदार्थों को बोला जाता है इंसुलेटर। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी ज्यादा मात्रा में है, यानी इसमें आप कोई नया इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकते या इन इलेक्ट्रॉन को आप चलित यानी कि फ्लो नहीं करा सकते। तो ऐसी सभी पदार्थ को बोला जाता है बैड कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर। तो हमारे घर पे हम जो वायर लगाते हैं उसके अंदर हम तार जो लेते हैं वो तो हम कॉपर या एल्यूमिनियम का लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम रबर वगैरह का कोटिंग किया होता है जिसे हम बोलते हैं इंसुलेशन। तो ये इंसुलेशन जो होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, यानी कि हम तार को छुएंगे तो हमें करंट लगेगा, लेकिन अगर हम ऊपर के वायर को यानी कि उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ है, जो रबर लगा हुआ है, उसको अगर हम छूते हैं तो वहां पे हमें कोई करंट लगेगा नहीं, क्योंकि वो इंसुलेटर पदार्थ है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हम उससे सेफ रह सकते हैं। हम लोग जब भी कुछ भी इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी हम काम करते हैं तो हम या तो लकड़े का टेबल लेके करते हैं या स्लीपर पहन के करते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें जो है वो इंसुलेटर पदार्थ है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से हमें शॉक नहीं लगता है। तो लकड़ा, रबर, प्लास्टिक, पेपर, ऐसी सब जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें इंसुलेटर का उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल है उसका। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है लेकिन उतनी ज़्यादा संख्या में भी नहीं है तो उतने कम भी नहीं है। यानी कि ऐसे पदार्थ को, सेमीकंडक्टर पदार्थ में हम नए इलेक्ट्रॉन डाल भी सकते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन का वहन भी करा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एक लिमिट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम करा सकते हैं। तो हमारे मोबाइल के जितने, मैंने बताया आपको जैसे कि जितने भी पार्ट्स बनते हैं, जितनी भी आईसियाँ बनती है, वो सारी की सारी सेमीकंडक्टर यानी कि हाफ कंडक्टर पदार्थों में से बनाई जाती है। तो इसके बारे में हमने देख लिया। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम कैसे करा सकते हैं, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 एटम लिए हुए हैं, जो चारों का अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने पास है, और उसके नीचे मैंने एक मैग्नेट का पट्टी रखा हुआ है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि जिसको हम बोलेंगे कि प्लस और माइनस, उस तरह से हमने एक रखा है जिसका अट्रैक्शन एटम से थोड़ा ज़्यादा है, यानी वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी फिलहाल अपने अपनी निर्धारित रिंग के अंदर है, यानी कि वो प्रोटॉन के अट्रैक्शन की वजह से अपनी निर्धारित रिंग के अंदर है, जो रिंग उन्होंने छोड़ी नहीं है। अगर इसके सामने मैं इससे ज़्यादा अट्रैक्शन वाली चीज़ रखूँगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी सीमा तोड़ के बाहर आएगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन में जाने के लिए वो प्रोत्साहित होगा। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो जैसे अभी यहाँ पे नेगेटिव के सामने नेगेटिव है, तो यानी कि ये एक दूसरे को अपनी तरफ से धकेल रहे हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन है वो अपनी दिशा में वापस से बैठा हुआ है, ये पट्टी की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहा है क्योंकि नेगेटिव टू नेगेटिव है। अगर इसके सामने मैं अगर पॉजिटिव लाता हूँ तो ये अपनी निर्धारित सीमा छोड़ के वो इसके अंदर आने की कोशिश करेगा और पट्टी और आगे जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन भी आगे बढ़ेंगे और दूसरे एटम में समाने की कोशिश करेंगे। देख रहे कि यहाँ पे देखा हमने, तो यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन ने हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता हुआ दूसरे एटम के अंदर समा गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ये जो 4 एटम है ये एक तरह का वायर के अंदर का, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक तरह का वायर है जिसके अंदर इस तरह से एटम होंगे और उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन घूम के दूसरे एटम में जाता है और इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन और दूसरे से तीसरे, इस तरह एटम टू एटम हम इसका फ्लो करा सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक और इमेज मैंने रखी है जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ किस तरह से जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिखाया है
कि वायर के अंदर, यानी कि जो तार लगा हुआ है, जो कॉपर या एल्यूमिनियम का वायर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से आगे बढ़ते हैं, ये अंदर की इमेज है जो मैंने आपको दिखाई है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रैवलिंग करते हैं और हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो मिलता है। लेकिन ये ट्रैवल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम आगे चल के समझते हैं। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन बना कैसे सकते हैं। तो उसके लिए जनरली हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिलती है। लेकिन अगर हमें घर पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमें घर पे चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, तो हम घर पे एक जनरेटर लगाते हैं। तो वो जनरेटर किस तरह से काम करता है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है, उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक जनरेटर का एनिमेशन रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पिस्टन यहाँ से ऊपर और नीचे हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पेट्रोल का टैंक लगाया हुआ है, जिसमें से ये पेट्रोल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जब ये पेट्रोल यहाँ पे भरता है और एक स्पार्किंग प्लग रखा है, जो पार्किंग प्लग से हम उसको स्पार्क कराएंगे, यानी कि वो अपने अंदर से स्पार्किंग करेगा। तो यहाँ पे जो पेट्रोल है वो पेट्रोल जलना शुरू होगा, और जब पेट्रोल जलेगा तो यहाँ पे जगह बनाने की कोशिश करेगा और पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलेगा। जब पिस्टन नीचे की तरफ धकेला जाता है तो उसके साथ जुड़ा हुआ है एक गियर, जो गियर राउंड राउंड ऐसे, यानी कि गोल गोल ऐसे घूमेगा। उसके साथ हमने जोड़े हुए हैं कुछ मैग्नेट और कुछ वायर। जो मैग्नेट के आजू बाजू हमने एक इंडक्शन बनाया हुआ है, यानी एक वाइंडिंग किया हुआ है, जिस वाइंडिंग के दो वायर निकलते हैं और जिसमें से हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो मिलता है। यानी कि एक जनरेटर काम कैसे करता है कि यहाँ पे उसको पेट्रोल मिलता है, स्पार्किंग प्लग से स्पार्किंग करा के उस पेट्रोल को जलाया जाता है, जिसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर और नीचे होता है और उसके साथ लगे हुए गियर भी साथ में घूमते हैं। जब गियर घूमता है तो उसके साथ में लगा हुआ इंडक्शन मोटर जो हमने लगाया हुआ है वो भी घूमेगा और अपने अंदर रहे इलेक्ट्रॉनों को वो आगे की तरफ बहाएगा। यानी यहाँ से हम दो वायर अगर निकालते हैं तो वो दो वायर के अंदर से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और जिससे हमारे घर का पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो हमें यूज़ करनी है उसे हम कर सकते हैं। तो हमने जनरेटर को देखा, अब हम आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का बहाव किस तरह से होता है, और उसको हम अगर ग्राफिकली देखें तो वो कैसे काम करता है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है। तो ग्राफ के अंदर आप देखेंगे कि सेंटर की जो लाइन है जिसे हमने कहा है 0, और ऊपर हम जाते हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरह से ग्राफ ऊपर जाता है, और अगर नीचे जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 और -5 इस तरह से ये ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब हम फोर्स देते हैं कोई भी, तो ये इलेक्ट्रॉन बहना शुरू होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरना शुरू होंगे, यहाँ तक भरेंगे, फिर वो खाली होना शुरू होंगे। यानी कि उसको एक टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन भरने में और इलेक्ट्रॉन खाली होने में। और ये जो नीचे का ग्राफ दिखाया है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि वो खाली है, जिसके लिए हम उसको बोलते हैं माइनस। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसको हम बोलते हैं माइनस। यानी जब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं हम, तो जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरना शुरू किया तो ये इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर ये धीरे धीरे करके खाली होना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आके ये इलेक्ट्रॉन खाली हो गए, तो नीचे का जो एरिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है तो वो माइनस एरिया हो गया, यानी कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को बोला जाता है माइनस। अब जैसे हम लोग इस पर फोर्स देते रहेंगे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे। तो जैसे वो एक साइकिल को छोड़ के फिर वो दूसरी साइकिल में जाएंगे, दूसरी में से तीसरी में जाएंगे, इस तरह इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को बहाने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स दिया, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में बोलते हैं वोल्ट। तो यानी कि जब हम वोल्ट का प्रेशर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का बहाव होगा। और दूसरी बात कि जब इलेक्ट्रॉन बहता है तो वो साइकिल में बहता है, ये हमने देखा। तो एक सेकंड के अंदर जितनी भी साइकिल बहती है उसको बोला जाता है हर्ट्ज। यानी कि यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि 1 सेकंड का टाइम है जिसके अंदर हमने 5 साइकिलें यहाँ पे बनाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक साइकिल के अंदर 200 इलेक्ट्रॉन भरे तो यहाँ पे कुल कितनी साइकिल है हमारे पास? 5 साइकिल है। तो इसका मतलब हमने 1000 इलेक्ट्रॉन भरे, तो इसका मतलब ये हुआ 1000 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यानी कि
जो हमारे पास यहाँ 2 वर्ड्स नए आए, एक वर्ड्स आया हमारे पास सबसे पहला, वो आया वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर पड़ने वाला दबाव जिसे हम वोल्ट कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन की बहने की संख्या यानी 1 सेकंड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसे हम नापते हैं एम्पियर के अंदर, और यहाँ पे जितनी भी साइकिलें बनती है उसको नापा जाता है हर्ट्ज में, यानी कि 1 सेकंड में बहने वाली साइकिलों की संख्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 सेकंड के अंदर 5 साइकिल बनी है तो उसको हम बोलेंगे 5 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो वोल्टेज, एम्पियर और हर्ट्ज को कैसे अपने देखेंगे, तो पहले देखेंगे हम कि जो इलेक्ट्रॉन पर पड़ने वाला दबाव है वो है वोल्ट, जितने इलेक्ट्रॉन बहे वो नापे जाएंगे एम्पियर में, और जितनी साइकिल बनी वो बनेंगी हर्ट्ज में। अब दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि कुछ समय के लिए हमारे इलेक्ट्रॉन ऊपर भरे, लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली रहे, यानी जितना टाइम वो भरे हुए थे उतना ही टाइम खाली था, यानी कि यहाँ पे सप्लाई जो थी वो ऑल्टरनेट थी, यानी कि कभी इलेक्ट्रॉन था, कभी नहीं था, कभी फिर था, कभी नहीं था, यानी कि ऐसी सप्लाई को हम बोलते हैं एसी सप्लाई, यानी कि ऑल्टरनेट करंट सप्लाई। तो हमारे पास जनरली देखेंगे तो 2 तरह की सप्लाई होती है, एक एसी सप्लाई होती है, दूसरी होती है डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई के बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं एसी सप्लाई का। दूसरी एक चीज़ आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हमें सप्लाई देता है वो 50 से 60 हर्ट्ज की कैपेसिटी की होती है, और जिसमें 220 या 230 वोल्टेज हमको मिलता है। तो इस तरह से हम उसको नाप सकते हैं कि हमें जो मिलेगी सप्लाई वो तकरीबन 2 या 3 एम्पियर तक की होती है, और जिसके अंदर हमें 230 वोल्ट एसी की सप्लाई मिलेगी, 3 एम्पियर मिलेगा, और उसकी साइकिल होगी कितनी, 50 से 60 साइकिल होगी। तो ऐसी सप्लाई को हम बोलते हैं एसी सप्लाई। तो यहाँ पे भी मैंने यही इमेज बताने की कोशिश की है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और एसी सप्लाई किस तरह से काम करती है। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि इस सप्लाई से हम क्या करा सकते हैं। तो हमारे घर में जो सप्लाई आती है उससे हम 2 चीज़ करा सकते हैं। किसी भी एनर्जी को अगर दूसरी एनर्जी में आपको कन्वर्ट करना है तो उसके 2 रास्ते हैं, यानी उसको 2 तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ है मैग्नेटिज्म, यानी कि जैसे हमारे घर के अंदर हमारा फैन घूमता है, या कोई जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया या एसी हो गया, ऐसी सारी की सारी चीज़ें जो मैग्नेटिज्म पे काम करती हैं, तो एक तो हम इलेक्ट्रिसिटी का खर्च करके हम मैग्नेटिज्म की क्रिया करा सकते हैं, या दूसरी क्रिया करा सकते हैं जिसे बोला जाता है हीट। तो हीट के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे घर के अंदर बल्ब, ट्यूबलाइट, टीवी, कंप्यूटर, ये सब जो चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम 2 तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो उसको मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो फिर उसको हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने एसी सप्लाई 230 वोल्ट लिया, यानी हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो 230 वोल्ट एसी की सप्लाई आ रही है, उसका मैंने जब जैसे आपको बताया या 50 से 60 हर्ट्ज तक की उसकी जो साइकिलें होती है वो उतनी होती है, और एम्पियर 3 एम्पियर तक के होते हैं। तो हम लोग जैसे एक प्लग के अंदर हम जैसे मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं तो हमारी बिजली का बिल कम आता है, और अगर वहीं पे हम फैन लगाते हैं या कोई मोटर लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आता है। इसकी वजह क्या है, यानी कि पावर तो 230 वोल्ट ही आ रही है लेकिन बिल में इतना डिफरेंस क्यों, तो इसकी वजह है इलेक्ट्रॉन का कंबशन। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे हमारे लोड पे जाके खर्च हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इमेज जिसके अंदर हम यहाँ पे एक बल्ब जला रहे हैं, तो इस बल्ब जलाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे उसको नापा जाता है वॉट में। तो कितने वॉट का ये बल्ब है उस तरह से कंजप्शन करेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन को ये खर्च करेगा उसके ऊपर से हमारा बिजली का बिल बनता है। अगर इस बल्ब की जगह पे हम मोटर लगा देंगे या एसी लगा देंगे तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा खर्च होना चालू होंगे, यानी कि ज़्यादा वॉट का वो चीज़ होगा तो वो ज़्यादा बिजली का बिल देगा। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, और एसी सप्लाई हमारी किस तरह से काम करती है ये हमने देखा। बाकी का और हम देखते हैं पार्ट 2 के अंदर के आगे हमें बेसिक इलेक्ट्रॉन में और क्या क्या चीज़ें सीखनी है।